नमस्कार दोस्तों, थिंक आइस में आप सभी का स्वागत है। आज हम घटना सार समसामयिकी करंट अफेयर्स 2023 पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम एक साल के करंट अफेयर्स देखेंगे। साथ ही साथ हम यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी और अन्य स्टेट के पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जून 2022 में वेस्ट इंडीज़ के किस क्रिकेट खिलाड़ी को पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान सितारा ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया? डैरन समी को। महिलाओं के टी20 चैलेंज कप 2022, जिसका आयोजन 23 से 28 मई 2022 के मध्य पुणे में किया गया, विजेता टीम है आईपीएल की सुपरनोवाज। आईपीएल के 15वें संस्करण में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार किसे मिला? इंग्लैंड के राजस्थान रॉयल्स के जॉस बटलर को। आईपीएल 2022 का सीज़न का फेयर प्ले अवार्ड किसे दिया गया? गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स को। वह भारतीय शतरंज खिलाड़ी जिसके संस्मरण माइंड मास्टर का नया संस्करण जुलाई 2022 में जारी किया गया, विश्वनाथन आनंद। हाल ही में किसे फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन फीका की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया? लीशा स्टेलकर ऑस्ट्रेलिया की हैं ये। 17 जून 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम ने नीदरलैंड के विरुद्ध खेलते हुए वनडे इतिहास में 498 रन का सर्वोच्च स्कोर बनाया? इंग्लैंड ने बनाया। वह राज्य जिसने जून 2022 में भारतीय बधिर क्रिकेट संघ आईडीसीए इडका द्वारा आयोजित पहली अंडर 19 टी20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता, यह आंध्र प्रदेश की टीम है। हाल ही में प्रकाशित रिस्ट एश्योर्ड किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? यह है गुंडप्पा विश्वनाथ। जून 2022 में खेले गए रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस राज्य ने मुंबई को पराजित कर पहली बार जीता? मध्य प्रदेश राज्य ने। जून 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया? मोहम्मद जलूद, ये इराक के हैं। स्पेन के वह टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने जून 2022 में 14वीं बार फ्रेंच ओपन के एकल वर्ग का खिताब जीतकर कुल 22 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए, राफेल नडाल। 29 मई 2022 को खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2022 के 15वें संस्करण के फाइनल मुकाबले में पहली बार हिस्सा लेते हुए किस फ्रेंचाइजी टीम ने राजस्थान रॉयल्स को पराजित कर खिताब जीता? गुजरात टाइटंस ने। हार्दिक पांड्या इसके कप्तान थे। 4 से 13 जून 2022 तक हरियाणा में आयोजित तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा राज्य पदक तालिका में टॉप पर रहा? हरियाणा। तो इसने 52 गोल्ड जीते, 39 रजत जीते, 46 कांस्य सहित 137 पदक जीते हैं। 52 स्वर्ण हैं, 52 39 रजत है, सिल्वर 46 कांस्य है, ब्रॉन्ज सहित टोटल मेडल हैं इसके 137 137। तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम में महाराष्ट्र के किस खिलाड़ी ने जिम्नास्ट के सभी 5 स्वर्ण पदक जीते? संयुक्त काले नाम है इनका। जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? मिताली राज हैं ये, पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, महिला टीम की, विमेंस क्रिकेट टीम की। जून 2022 में भारतीय हॉकी टीम ने फाइनल में किस देश को पराजित कर स्विट्ज़रलैंड के लुसाने में पहली एफआईएच हॉकी 5S चैंपियनशिप जीती? पोलैंड हॉकी टीम को। तो किसको हराया? पोलैंड की हॉकी टीम को हराया है। 1 जून 2022 को खेले गए पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 के फाइनल मुकाबले में मलेशिया को 2-1 से पराजित कर किस देश ने खिताब जीता है? साउथ अफ्रीका ने खिताब जीता है। मई 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में संपन्न पुरुषों की प्रतिष्ठित बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप के फाइनल में 14 बार की विजेता टीम इंडोनेशिया को 3-0 से पराजित कर किस देश ने पहली बार यह खिताब जीता? भारत ने जीता। मई 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में संपन्न महिलाओं के प्रतिष्ठित बैडमिंटन टूर्नामेंट उबेर कप का खिताब दक्षिण कोरिया ने किस राज्य को पराजित कर जीता? चाइना को। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 17 मई 2022 को किन 2 खिलाड़ियों को आरसीबी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया? एबी डिविलियर्स साउथ अफ्रीका के हैं, इनको मिस्टर 360 कहा जाता है। क्रिस गेल वेस्ट इंडीज़ के हैं। तो द बॉस क्रिस गेल को कहा जाता है, सर्वाधिक छक्के मारने वाले खिलाड़ियों में से एक है ये। बंगलुरु में
3 मई 2022 को संपन्न खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में किस यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक 20 स्वर्ण पदक जीते? जैन यूनिवर्सिटी बंगलुरु। अप्रैल 2022 में विजडन अल्मनैक द्वारा जारी 2022 के लिए वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की सूची में शामिल 2 भारतीय क्रिकेटर हैं। रोहित शर्मा भारतीय कप्तान और जसप्रीत बुमराह भारतीय उप कप्तान रह चुके हैं, ये अभी नहीं है फिलहाल। अप्रैल 2022 में किसे वर्ष 2022 का लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया? मैक्स वेस्टार पेन। अब हम मध्य प्रदेश राज्य के कुछ करंट अफेयर्स को देखेंगे जो इस पीडीएफ में आपको नहीं मिलेंगे। तो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य की बात चल रही, तो राज्य की जीडीपी में वृद्धि के लिए टास्क फोर्स समिति गठित की गई है। राज्य शासन ने राज्य की जीडीपी में वृद्धि के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक उपायों को चिन्हांकित करने के लिए टास्क फोर्स समिति का गठन किया है। यह समिति राज्य की जीडीपी में वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित करने, सरकारी खर्च की गुणवत्ता में सुधार लाने और सुसंगत उपायों के संबंध में अपनी अनुशंसाएं राज्य के शासन को 31 जनवरी 2022 तक प्रस्तुत करेगी। समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य नीति और योजना आयोग है। तो ये किस चीज़ के उपाध्यक्ष हैं? ये मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के। अगला टॉपिक है स्टार्स परियोजना। मंत्रिपरिषद ने स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेटस स्टार्स कार्यक्रम के क्रियान्वयन की सैद्धांतिक स्वीकृति दी। स्टार्स भारत शासन का कार्यक्रम है जिसे 6 राज्य मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और केरल में स्वीकृति प्रदान की गई है। स्टार्स कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और शासन विधि गवर्नेंस का सुधार करना है। स्टार्स परियोजना में ऐसी गतिविधियां तथा नवाचार प्रस्तावित हैं जो समग्र शिक्षा अभियान में प्रावधानित नहीं किए जा सकते। स्टार्स परियोजना में सबके लिए शिक्षा, समग्र शिक्षा अभियान, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, संपूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, होल स्कूल अप्रोच रहेंगे। अगला टॉपिक है पीएम किसान सम्मान निधि। पीएम किसान सम्मान निधि में देश में मध्य प्रदेश टॉप 3 में आता है, तीसरे स्थान पर आता है। प्रदेश में 90.67 लाख पंजीयन हुए हैं, रजिस्ट्रेशन हुए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं, 2-2 हज़ार रुपये के इंस्टॉलमेंट में, तो तिमाही में दिए जाते हैं। ये 1 दिसंबर 2018 से लागू हुई थी। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हर साल 2 समान किस्तों में 4,000 का भुगतान करती है। अगला टॉपिक है जल महोत्सव, इम्पॉर्टेंट है ये। तो मध्य प्रदेश के वार्षिक पर्यटन कार्यक्रम जल महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 20 जनवरी 2022 को स्पेन के मैड्रिड में भारत के अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवल के रूप में सम्मानित किया गया है। फितूर FITUR फितूर द्वारा एरे लिबर AIRE एरे LIBRE लिबर एरे लिबर पत्रिका के साथ आयोजित सक्रिय पर्यटन प्रतियोगिता के 26वें संस्करण में यह पुरस्कार दिया गया है। प्रतियोगिता का आयोजन पर्यटन उद्योग में विकास और विपणन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। यह साहसिक पर्यटन, संस्कृति, प्रकृति, खाद्य और पेय पदार्थ, प्रौद्योगिकी विकास और पर्यावरण में उत्पादों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। प्रतियोगिता में प्रदर्शित 100 उत्पादों में से मध्य प्रदेश पर्यटन के वार्षिक प्रचार कार्यक्रम जल महोत्सव को भारत के अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवल के रूप में सम्मानित किया गया है। हमारा अगला टॉपिक है अंडमान की तर्ज पर मध्य प्रदेश में शहीद स्मृति में नए तीर्थ का उदय। तो बात करें हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मृति संग्रहालय, तो भोपाल में प्रतिमा स्थापना। वर्ष 2007 में जबलपुर जेल का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर किया गया था। जबलपुर में केंद्रीय कारावास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में संग्रहालय के विकास और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बैरक को आम जन के लिए दर्शनार्थ प्रारंभ करने की शुरुआत 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर किया गया। अंडमान निकोबार स्थित सेलुलर जेल को जिस तरह वीर सावरकर मेमोरियल के रूप में विकसित किया गया है, उसी तरह जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस कारावास को एक प्रेरक स्थल के रूप में विकसित करने की ठोस पहल के अंतर्गत अनेक कार्य हुए हैं। अगला टॉपिक है सुकन्या समृद्धि योजना में 23 लाख खाते खोल मध्य प्रदेश नंबर 1 बना।
मध्य प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मध्य प्रदेश ने सुकन्या समृद्धि योजना में अब तक करीब 23 लाख खाते खुलवाने की उपलब्धि अर्जित की, जिसमें कुल 4,238 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का संग्रहण हुआ है। शुभारंभ कब हुआ था? 22 जनवरी 2015 को। अगला टॉपिक है, मध्य प्रदेश में 31 अगस्त का दिन विमुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रदेश में 31 अगस्त को विमुक्ति दिवस के रूप में मनाए जाने के आदेश राज्य सरकार ने जारी कर दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 31 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री निवास में आयोजित विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति पंचायत में घोषणा की थी कि 31 अगस्त का दिन जनजातियों के विमुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला टॉपिक है, ग्राम नगर के जन्म दिवस मनाने की शुरुआत। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में मनाए जाने वाले ग्राम और नगरों के जन्म दिवस नर्मदा जयंती पर 8 फरवरी को सीहोर जिले के ग्राम जैत से शुभारंभ करेंगे। यह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह ग्राम है। जैत से प्रदेश के सभी गांव और शहरों का जन्म दिन गौरव दिवस के रूप में वर्ष में एक दिन मनाने का शुभारंभ किया जाएगा। अगला टॉपिक है, ईट स्मार्ट सिटीज़ चैलेंज के विजेताओं में मध्य प्रदेश के 4 शहर। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय महुआ द्वारा आयोजित ईट स्मार्ट सिटीज़ चैलेंज के विजेताओं में 11 शहरों को विजेता घोषित किया गया है। इनमें सर्वाधिक 4 शहर मध्य प्रदेश के हैं, जिनमें हैं इंदौर, जबलपुर, सागर और उज्जैन। प्रदेश विजेता शहर को 50 लाख का पुरस्कार प्रदान करेगा। इन्हें जुलाई 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। ईट राइट इंडिया के दृष्टिकोण को बढ़ाने के लिए 15 अप्रैल 2021 को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से महुआ, तो ये केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है, महुआ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा चुनौती शुरू की गई थी। ओरछा पवित्र नगरी घोषित की गई। अगला टॉपिक है हमारा, 10 अप्रैल 2022 को राम जन्म उत्सव के अवसर पर निवाड़ी जिले के ओरछा का गौरव दिवस मनाया गया। ओरछा गौरव दिवस रामनवमी पर श्री राम राजा मंदिर में राम दीर्घा का लोकार्पण किया गया एवं ओरछा को पवित्र नगरी घोषित किया गया। अगला टॉपिक है, अटल प्रगति पथ अटल प्रोग्रेस वे। केंद्र सरकार द्वारा अटल प्रोग्रेस वे को भारतमाला परियोजना से जोड़ा गया। कुल 8,000 करोड़ रुपए की परियोजना में अटल प्रगति पथ की कुल लंबाई 404 किलोमीटर होगी। अटल प्रगति पथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश को जोड़ेगा। परियोजना में कौन कौन शामिल होगा? दिल्ली बड़ौदरा एक्सप्रेसवे एवं पूर्व की ओर आगरा कानपुर हाईवे तथा पश्चिम की ओर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर को भी जोड़ेगा। अटल प्रगति पथ श्योपुर, मुरैना और भिंड जिलों से 313 किलोमीटर की लंबाई में गुजरेगा। अगला टॉपिक है, नर्मदा प्रगति पथ नर्मदा एक्सप्रेसवे। नर्मदा एक्सप्रेसवे कबीर चबूतरा अमरकंटक से प्रारंभ होकर डिंडोरी, जबलपुर, ओबेदुल्लागंज, बुधनी, नसरुल्लागंज, संदलपुर, करनावद, इंदौर, धार, सरदारपुर, झाबुआ, मध्य प्रदेश एवं गुजरात सीमा तक प्रस्तावित है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 906 किलोमीटर है। अगला टॉपिक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा गोवर्धन बायो CNG प्लांट का लोकार्पण किया। इंदौर शहर के देवगोराड़िया ट्रेनिंग ग्राउंड स्थित इस बायो CNG प्लांट का लोकार्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 फरवरी को किया गया। नगर निगम इंदौर द्वारा गीले कचरे के निपटान के लिए 550 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता के बायो CNG प्लांट को स्थापित किया गया। यह प्लांट संपूर्ण एशिया महाद्वीप में जैविक अपशिष्ट से बायो CNG का सबसे बड़ा तथा देश का पहला प्लांट है। बायो CNG प्लांट PPP मॉडल पर आधारित होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर। इस प्लांट की स्थापना पर जहां एक ओर नगर निगम इंदौर को कोई वित्तीय भार वहन नहीं करना पड़ रहा, वहीं दूसरी ओर प्लांट को स्थापित करने वाली एजेंसी IEISL नई दिल्ली द्वारा नगर निगम इंदौर को प्रतिवर्ष 2.5 करोड़ रुपए प्रीमियम के रूप में दिए जाएंगे। अगला टॉपिक है, दमोह जिले के तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर और जागेश्वर नाथ धाम बांदकपुर को पवित्र क्षेत्र बनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक मूक माटी के जर्मन अनुवाद का विमोचन किया। दमोह के कुंडलपुर जैन तीर्थ क्षेत्र में पंच कल्याणक गजरथ महोत्सव का आयोजन हुआ। कुंडलपुर की बात देख लेते हैं क्या क्या है। मध्य प्रदेश के दमोह से 35 किलोमीटर दूर कुंडलपुर जैन धर्मावलंबियों का करीब 2500 साल पुराना ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है। यहाँ 15 फीट ऊंची और 1500 वर्ष पुरानी भगवान आदिनाथ की प्रतिमा स्थापित है। पद्मासन में विराजित आदिनाथ को श्रद्धालु बड़े बाबा कहते हैं। इस स्थान को सिद्ध क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ 73 अलौकिक मंदिर हैं जो 8वीं-9वीं शताब्दी के बताए जाते हैं। यह स्थान श्रीधर केवली की मोक्ष स्थली भी माना जाता है। श्रीधर केवली की निर्वाण भूमि होना यह बताता है कि ईसा से 6 शताब्दियों पूर्व भगवान महावीर यहाँ पर आए थे। विक्रम संवत 1757 ईस्वी को राजा छत्रसाल ने बड़े बाबा के मंदिर का निर्माण कराया और पंच कल्याणक कराया। हमारा अगला टॉपिक क्या है? मध्य प्रदेश के पहले डेयरी स्टेट का लोकार्पण। 24 फरवरी को जबलपुर जिले के ग्राम खमहरिया में मध्य प्रदेश की पहली डेयरी स्टेट का लोकार्पण किया गया। डेयरी स्टेट से पशुपालकों को एक ही स्थान पर सभी मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। इससे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होने के साथ साथ दुग्ध व्यवसाय को असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में शामिल किया जा सकेगा, जिसका सीधा लाभ पशुपालकों को मिलेगा। इंडस्ट्रियल एस्टेट की तर्ज पर विकसित होने वाली प्रदेश की इस पहली डेयरी एस्टेट में डेयरी संचालकों को प्लांट सहित सभी मूलभूत सुविधाएं एक ही स्थान पर मिलेंगी। डेयरी स्टेट में जबलपुर जिले के डेयरी विस्थापितों के साथ नए डेयरी उद्यमियों को भी प्लांट दिए जाएंगे। अगला टॉपिक है, देश की पहली शासकीय महिला क्रिकेट अकादमी शिवपुरी में खुलेगी। तो देश की पहली शासकीय महिला क्रिकेट अकादमी शिवपुरी में खोली जाएगी। यह मध्य प्रदेश की 11वीं अकादमी होगी। अब तक मध्य प्रदेश में एथलेटिक्स, शूटिंग, घुड़सवारी, वाटर स्पोर्ट्स, मार्शल आर्ट्स, पुरुष हॉकी, महिला हॉकी, बैडमिंटन, तीरंदाजी और पुरुष क्रिकेट अकादमी संचालित है। खेल विभाग द्वारा सभी अकादमी में चयनित खिलाड़ियों को शिक्षा, आवास, भोजन, प्रशिक्षण किट की सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। अगला टॉपिक है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। यह अभियान एक अनूठी पहल है जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नामांकित किसानों को ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर विशेष शिविरों के माध्यम से फसल बीमा पॉलिसी की हार्ड कॉपी वितरित की जाएगी। अभियान का उद्देश्य योजना में नामांकित सभी ऋणी और गैर ऋणी किसानों तक पहुंचना और उन्हें फसल बीमा के बारे में जागरूक करना भी है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया था। अगला है, कुंडू टास्क फोर्स ने सौंपा प्रतिवेदन। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमिताभ कुंडू की अध्यक्षता में गठित कुंडू टास्क फोर्स समिति द्वारा सौंपे गए प्रतिवेदन का लोकार्पण किया गया। प्रमुख अनुशंसाएं देख लेते हैं। समिति ने सरकार को प्रदेश में सांख्यिकी संकलन एवं प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए राज्य सांख्यिकी आयोग के गठन का सुझाव दिया है। राज्य स्तरीय डाटा रेसेर्वियर की स्थापना की बात कही गई है, जिसमें समस्त विभागों के डेटा संकलन का कार्य योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी मुख्यालय में हो सकेंगे। अन्य अनुशंसाओं में सांख्यिकी विभाग के कर्मचारियों को सर्वेक्षण, आय अनुमान, सांख्यिकी और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग में आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण देने पर जोर दिया गया है। राज्य में नमूना सर्वेक्षणों की क्षमता और गुणवत्ता में सुधार के लिए नमूना सर्वेक्षणों को डिज़ाइन और संचालित करने की योजना, राज्य स्तर पर नमूना सर्वेक्षण विंग बनाने की जरूरत का भी उल्लेख किया गया है। डेटा प्रबंधन प्रणालियों का आधुनिकीकरण टास्क फोर्स के उद्देश्यों में से एक है। अगला है टॉपिक, महादेव उत्सव का 3 दिवसीय आयोजन। महादेव उत्सव का 3 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ प्रसिद्ध शिव मंदिर भोजपुर में किया गया। संस्कृति विभाग द्वारा प्रदेश में शिव आराधना के लिए 9 प्रमुख शहरों में शिव सत्य की कला अभिव्यक्तियां महादेव उत्सव मनाया गया। महू में चक्की वाले महादेव मंदिर, कुंडेश्वर धाम,
टीकमगढ़ त्रिवेणी कला संग्रहालय उज्जैन, सिद्धनाथ मंदिर पन्ना, भोजपुर मंदिर, आमखेड़ा कालू विदिशा, पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर, ओंकारेश्वर और माहेश्वर में स्थानीय प्रशासन के सहयोग से आमजन के लिए महादेव उत्सव मनाया गया। अगला टॉपिक है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान। प्रदेश में शाला त्यागी बालिकाओं को पुनः अपनी शिक्षा नियमित करने के उद्देश्य से महिला बाल विकास विभाग द्वारा 7 मार्च 2022 से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान प्रारंभ किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए अभियान का मुख्य उद्देश्य 11 से 14 वर्ष की शाला त्यागी बालिकाओं, स्कूल छोड़ चुकी बालिकाओं का स्कूलों में पुनः प्रवेश सुनिश्चित कराना है। वर्ष 2015 में शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का संपूर्ण लक्ष्य बालिका के जन्म का उत्सव मनाना और उसको शिक्षित कर सक्षम बनाना है। महिला बाल विकास विभाग द्वारा शाला त्यागी किशोरियों, स्कूल छोड़ चुकी स्त्रियों, बच्चियों को 300 दिवस तक प्रोटीन कैलोरी युक्त टेक होम राशन दिए जाने का भी प्रावधान है। अगला टॉपिक है मशहूर फिल्म समीक्षक जयप्रकाश चौकसे जिनका निधन हो गया है। जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में 1 सितंबर 1939 को। फिल्म जगत की इंसाइक्लोपीडिया के नाम से मशहूर हैं ये। उपन्यास इनकी ताज बेकरारी का बयान, महात्मा गांधी सिनेमा और दराबा, महात्मा गांधी सिनेमा और दराबा। कहानियाँ कौन सी इनकी? मनुष्य का मस्तिष्क और उसकी अनुकृति कैमरा, उमा शंकर की कहानी, कुरुक्षेत्र की कराह, कालम पर्दे के पीछे। हिंदी फिल्मों की पटकथा तथा संवाद, शायद आई थी 1979 में, कत्ल 1986 में, बॉडीगार्ड 2011 में। आखिरी लेख का शीर्षक था प्रिय पाठकों, यह विदा है, अलविदा नहीं। कभी विचार की बिजली कौंधी तो फिर रूबरू हो सकता हूँ, लेकिन संभावनाएं शून्य है। अगला टॉपिक है दुर्लभ वाद्य प्रसंग का आयोजन। पद्मश्री उस्ताद अब्दुल लतीफ़ खान की स्मृति में दुर्लभ वाद्य प्रसंग का आयोजन 3 और 4 मार्च 2022 को शहीद भवन में किया गया। उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी के द्वारा भारतीय संस्कृति के दुर्लभ वाद्य यंत्रों के साधक कलाकारों को प्रोत्साहन और सम्मान देने के लिए यह समारोह आयोजित किया गया है। अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश की तलवारबाज ने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया। मध्य प्रदेश राज्य फेंसिंग अकादमी की तलवारबाज प्रज्ञा सिंह ने ताशकंद के उज्बेकिस्तान के ताशकंद में 24 फरवरी से 3 मार्च तक खेली गई एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया। प्रज्ञा सिंह ने यह सफलता फेंसिंग की ईपी इवेंट में हासिल की। उन्होंने फाइनल में उज्बेकिस्तान की खिलाड़ी के साथ खेलते हुए 45-36 के स्कोर पर रजत पदक हासिल किया। हाल ही में प्रज्ञा सिंह सीनियर ग्रां प्री 2022 में भारतीय टीम का हिस्सा रही हैं। अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक। तो नए पुलिस महानिदेशक कौन है? श्री सुधीर कुमार सक्सेना। इससे पहले सचिव सुरक्षा कैबिनेट सेक्रेटरीट भारत सरकार के रूप में पदस्थ थे। ये पुलिस कार्यों के लिए उन्हें वर्ष 2003 में राष्ट्रपति के सराहनीय सेवा पदक और वर्ष 2012 में विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। श्री सुधीर कुमार सक्सेना जी को पुलिस कार्यों के लिए 2003 में राष्ट्रपति के सराहनीय सेवा पदक और 2012 में विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। मध्य प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य है देशभक्ति जनसेवा। मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक बीपी दुबे थे 1982 में। अगला टॉपिक है बाल नशा मुक्ति भारत अभियान के लिए जबलपुर जिले को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिया गया। सामाजिक न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा देश में 272 संवेदनशील जिलों में नशा मुक्ति भारत अभियान चलाया जा रहा है। इसमें मध्य प्रदेश में शामिल 15 जिलों में जबलपुर भी एक है। ऐसे जिलों में बच्चों में नशे के सेवन एवं मादक पदार्थों की अवैध तस्करी की रोकथाम हेतु राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा ज्वाइंट एक्शन प्लान एक युद्ध नशे के विरुद्ध प्रारंभ किया गया है। यह सम्मान देश भर से चयनित 20 जिलों को दिया गया है। जबलपुर
की ओर से यह सम्मान संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं निशक्तिजन कल्याण विभाग आशीष दीक्षित ने ग्रहण किया है। अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश में देवी अहिल्याबाई अभ्यारण्य बनेगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में चोरल और बडवाह के जंगल में देवी अहिल्याबाई अभ्यारण्य बनाया जाएगा। इस अभ्यारण्य के लिए 6000 हेक्टेयर जंगल को चिन्हित किया गया है। देवी अहिल्याबाई के नाम पर बनने वाले अभ्यारण्य में तेंदुआ, चीतल, नीलगाय, कृष्ण लकड़बग्घा, सियार आदि मौजूद होंगे। यह अभ्यारण्य इंदौर जिले और खरगोन के बीच में होगा। अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र। हाल ही में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र बीना सागर मध्य प्रदेश में चालू किया गया है। यह संयंत्र भेल BHEL द्वारा स्थापित किया गया है, जो 1.7 मेगावाट सौर फोटोवोल्टेक ऊर्जा संयंत्र है। सौर ऊर्जा संयंत्र 10 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विस्तृत है। इस सोलर प्लांट से प्रत्येक वर्ष 2160 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन बचाया जा सकता है। अगला टॉपिक है कृषि उत्कृष्टता केंद्र। इसराइल का भारत में 29 कृषि उत्कृष्टता केंद्रों में से 2 केंद्र मध्य प्रदेश में स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसमें छिंदवाड़ा में संतरा उत्पादन और मुरैना में सब्जी उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है। सिंचाई क्षेत्र में भारत और इजराइल द्वारा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल में जल परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इजराइल की मदद से आधुनिक खेती हो रही है। इजराइल का भारत में 29 कृषि उत्कृष्टता केंद्रों में से 2 केंद्र मध्य प्रदेश में स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसमें छिंदवाड़ा में संतरा उत्पादन होगा, मुरैना में सब्जी उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। सिंचाई क्षेत्र में भारत और इजराइल द्वारा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल में या बुंदेलखंड क्षेत्र में जल परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। तो बड़े बड़े रिजर्वायर बनाए जा रहे हैं, बांध बनाए जा रहे हैं, उसी से सिंचाई हो रही बेसिकली। लघु वनोपज प्रजातियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश के जनजातीय बंधुओं की आमदनी बढ़ाने के लिए 32 लघु वनोपज प्रजातियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया, MSP घोषित किया गया है। लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र द्वारा विंध्य हर्बल्स ब्रांड के नाम से लगभग 350 प्रकार की औषधियों का निर्माण तथा विक्रय किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न जिलों में 27 संजीवनी आयुर्वेदिक केंद्रों की स्थापना की गई है। इन केंद्रों पर आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा परामर्श दिया जा रहा है। सर्वाधिक वन धन केंद्र 21 सतना में खोले गए हैं। देश में पहली बार गिद्धों की GPS टैगिंग। गिद्धों के व्यवहार और रहवास के बारे में स्पष्ट और प्रमाणित जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत में पहली बार गिद्धों को GPS टैगिंग करने की अनूठी पहल शुरू की गई है। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में गिद्धों की GPS टैगिंग शुरू की गई है। यह गिद्ध टैली मैट्री परियोजना है, जिसमें अब तक 25 गिद्धों को टैग किया गया है। इस पहल से अब तक 14 गिद्ध प्रजातियों को 24 देशों में टैग कर अध्ययन किया गया है। भारत में गिद्धों की 9 प्रजाति पाई जाती हैं। गिद्ध संरक्षण में प्रदेश को अच्छे परिणाम मिले हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश में ही साल 2021 में गिद्धों की संख्या बढ़कर 9446 हो गई थी, जो लगातार बढ़ रही है। अगला टॉपिक है देश की 13 नदियों के कायाकल्प की परियोजना में मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी का चयन। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से वानिकी संबंधी पहलों के माध्यम से 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जारी की गई है। 13 प्रमुख नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, यमुना, ब्रह्मपुत्र, लूनी, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी शामिल हैं। कौन कौन सी फिर से देख लेते 13 नदियाँ? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, यमुना, ब्रह्मपुत्र, लूनी, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। तो इसमें नॉर्थ इंडिया की कुछ है, साउथ इंडिया की, एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। 13 नदियाँ सामूहिक रूप से
18,90,110 वर्ग किलोमीटर के कुल बेसिन क्षेत्र को आच्छादित करती हैं, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 57.45% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। परियोजना के अंतर्गत 202 सहायक नदियों सहित 13 नदियों की लंबाई 42,830 किलोमीटर है। अगला टॉपिक है प्रदेश में स्वस्थ बालक बालिका प्रतिस्पर्धा का आयोजन। समुदाय के स्वास्थ्य एवं पोषण विषयों पर भागीदारी एवं सुपोषित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में 21 से 27 मार्च 2022 तक स्वस्थ बालक बालिका प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया। इस स्पर्धा का उद्देश्य 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के पोषण स्तर में सुधार लाना, बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित मुद्दों के साथ बड़े पैमाने पर समुदाय का भावनात्मक जुड़ाव पैदा करना, साथ ही आंगनवाड़ी सेवाओं से छूटे क्षेत्र के 6 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को भी अभियान में सम्मिलित कर समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों में बच्चों के पोषण के प्रति परिवार एवं समुदाय को जागरूक करना एवं स्वस्थ रहने के लिए परिवार एवं बच्चों में स्पर्धा की भावना का बढ़ावा देना। 1 अप्रैल से मजदूरों को कैशलेस इलाज मिलेगा। मध्य प्रदेश में बिल्डिंग, सड़क, ब्रिज, तालाब जैसी साइट्स पर निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों को 1 अप्रैल से कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। बिल्डिंग, सड़क, ब्रिज जैसी जगह पर निर्माण करने वाले 12,50,000 मजदूरों को राज्य शासन के आयुष्मान भारत निरामयम सोसाइटी और कर्मकार मंडल द्वारा अनुबंध के तहत आयुष्मान योजना से जोड़ा जा रहा है। अनुबंध के तहत कर्मकार मंडल में दर्ज श्रमिक परिवारों को कार्ड बनाकर फ्री इलाज सुविधा दी जाएगी। इसके तहत प्रदेश के 12.5 लाख श्रमिक परिवार को हर साल 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा भी मिलेगी। प्रदेश में 90% असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं। इन श्रमिकों को आयुष्मान योजना से फ्री इलाज की सुविधा मिल सकेगी। अगला टॉपिक है इंडियन टेंट टर्टल विलुप्त होने की कगार पर। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के विज्ञानियों ने अध्ययन से मिली जानकारी के अनुसार नर्मदा नदी में अवैध रेत खनन और तस्करी के चलते इसमें पाए जाने वाले इंडियन टेंट टर्टल विलुप्त होने के कगार पर हैं। नर्मदा तवा नदी के संगम बांद्रा भान के साथ हरदा और खंडवा के आसपास के बहाव क्षेत्र से ये टर्टल्स पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं। प्राकृतिक स्वच्छता कर्मी कहलाने वाले ये कछुए काई और शैवाल आदि खाकर जीवित रहते तथा पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। अगला टॉपिक है प्रदेश में लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन। प्रदेश में 2 से 11 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव आयोजित किया जाएगा। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश 2007 में शुरू की गई थी। आज 43 लाख लाडली बेटियां मध्य प्रदेश में हैं। अब योजना का दूसरा चरण 2 मई से आरंभ किया गया। साथ ही 2 मई को हर वर्ष लाडली लक्ष्मी दिवस मनाया जाएगा। अगला टॉपिक है शहरों में मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक आरंभ। शहरों में 25,000 की आबादी पर एक मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक आरंभ किया जाएगा। यहाँ सामान्य बीमारियों के इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे बड़े अस्पतालों पर भीड़ कम हो सकेगी। इन केंद्रों को 22 अप्रैल से आरंभ किया गया है। 1 वर्ष में प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में यह क्लिनिक आरंभ कर दिए जाएंगे। अगला टॉपिक है बुरहानपुर मध्य प्रदेश का पहला जिला जहां प्रत्येक गांव में नल से जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था। जल जीवन मिशन के तहत 167 पंचायतों के 254 गांवों में घर घर नल से जल पहुंचाने वाला बुरहानपुर प्रदेश का पहला जिला बन गया है। यह प्रदेश का पहला जिला होगा जहां प्रत्येक गांव में नल से जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था दी जाएगी। जल जीवन मिशन में पेयजल व्यवस्था के लिए 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में 900 योजनाएं पूर्ण हो गई हैं। उनका भी 30 मार्च को उद्घाटन हो जाएगा। अगला टॉपिक है भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश चंद्र लाहोटी का निधन हो गया है। श्री रमेश चंद्र लाहोटी का जन्म 1 नवंबर 1940 को मध्य प्रदेश के गुना जिले में हुआ था। गुना में हुआ था इनका जन्म। उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं हुई थी। अप्रैल 1977 में पहली बार राज्य उच्च न्यायिक सेवा में सीधे भर्ती करते हुए जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए थे। ये उन्हें 1 जून 2004 को
भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। वे अक्टूबर 31, 2005 तक इस पद पर रहे। अगला टॉपिक है मोहम्मद बिलाल खत्री। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में 25 मार्च से 3 अप्रैल तक लाल किला महोत्सव आयोजित किया गया। इसमें मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहम्मद बिलाल खत्री बाग प्रिंट टेक्सटाइल का प्रदर्शन भी किया गया। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मोहम्मद बिलाल खत्री ने चीन के गुंझाओ में अंतर्राष्ट्रीय फॉक कल्चर टूरिज्म प्रोडक्ट एक्सपो 2017 में परंपरागत आदिवासी बाग प्रिंट हस्तकला का प्रदर्शन किया था। तो ये चित्रकारी है, बाग प्रिंट कला, बाग चित्रकारी मध्य प्रदेश की फेमस है। मोहम्मद बिलाल खत्री बाग प्रिंट के पहले मास्टर शिल्पकार हैं जिन्हें भारत के आखिरी गांव तुरतुक में अपनी बाग प्रिंट हस्तशिल्प कला का प्रदर्शन करने का अवसर मिला। बिलाल खत्री को वर्ष 2011 में राष्ट्रीय मेरिट हस्तशिल्प पुरस्कार एवं वर्ष 2018 में प्रथम विश्वकर्मा पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। मध्य प्रदेश सरकार ने गरीब, जरूरतमंद, निराश्रित, निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या, विधवा और परित्यागता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 1 अप्रैल 2006 में शुरू की गई। दिनांक 21 अप्रैल से योजना अब नए स्वरूप में आरंभ हुई। पहले 2 विभाग योजना के लिए राशि देते थे, अब इसे एकीकृत किया जा रहा है। योजना के हितग्राही को दी जाने वाली राशि 51,000 थी, से बढ़ाकर 55,000 रुपये किया जा चुका है। सामाजिक न्याय विभाग इन कार्यक्रमों को करेगा।